शनिवार की रात है। कैलिफोर्निया का एक नॉर्मल हॉस्पिटल। डॉक्टर्स अपना अपना काम कर रहे हैं। नर्सिस भी अपने अपने शिफ्ट पर है। सब कुछ बिल्कुल रूटीन से चल रहा है। रात के 8:30 बजे एक 31 साल की औरत को स्ट्रेचर पे लाया जाता है और उस रात के बाद कुछ ऐसा होता है जिसने पूरे हॉस्पिटल को हिला कर रख दिया। उस रात 23 डॉक्टर्स और नर्सिस बीमार पड़ गए। 5 को तो आईसीयू में दाखिल करना पड़ा और एक डॉक्टर की तो हड्डियां तक गलने लगी। ये कहानी है ग्लोरिया रमिरेज की, एक ऐसी औरत जिसे दुनिया एक अलग नाम से जानती है, द टॉक्सिक लेडी। आखिर कौन थी ये औरत और एक बीमार औरत के पास जाते ही 23 लोग गिर क्यों पड़े? क्या उस औरत में कुछ ऐसा था जिसने हवा को जहरीला बना दिया था, या फिर उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे सभी लोगों से छिपा दिया गया? आखिर क्यों इस औरत को दुनिया द टॉक्सिक लेडी के नाम से जानती है? इन सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते हम एक ऐसी जगह पे पहुंचेंगे जहाँ पे साइंस, अफवाह और सच्चाई तीनों एक दूसरे से टकराते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस राज को समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा आखिर कौन थी ग्लोरिया रमिरेज। 11 जनवरी 1963 कैलिफोर्निया के रिवर साइड में एक छोटी सी मैक्सिकन अमेरिकन फैमिली में एक बच्ची ने जन्म लिया जिसका नाम था ग्लोरिया। उसके पिता कार मैकेनिक थे और माँ घर संभालती थी। घर में 3 बच्चे थे और ग्लोरिया उनमें से एक थी। वक्त बीतता गया और ग्लोरिया बड़ी होती गई और उसने भी वही सपने देखे जो अक्सर आम लोग देखते हैं, एक अपना घर, एक फैमिली और एक शांत जिंदगी। ग्लोरिया के 2 बच्चे थे, 12 साल का एल्विन और 9 साल की एंजल, और साथ में था उसका बॉयफ्रेंड जॉनी एस्ट्रेडा। ग्लोरिया के बारे में जो भी लोग जानते थे वो एक ही बात कहते थे कि वो अपने परिवार के लिए जीती थी और उसके बच्चे ही उसकी दुनिया थे। लेकिन 1993 में ग्लोरिया की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई जहाँ से वापस लौटना लगभग नामुमकिन था। साल का आखिरी महीना था जब ग्लोरिया अभी 30 साल की थी। ग्लोरिया की तबीयत बिगड़ी हुई थी और इसीलिए उसने हॉस्पिटल जाना डिसाइड किया। लेकिन हॉस्पिटल जाते ही उसे ऐसी चीज पता चली जिसे सुनकर उसके होश उड़ गए। डॉक्टर्स ने उसे बताया कि उसे सर्विकल कैंसर हुआ है और सिर्फ 6 हफ्ते बाद एक और खबर आई कि कैंसर एडवांस स्टेज पे था और पूरी तरह से फैल चुका था। ग्लोरिया के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था और ना ही कोई नौकरी। पैसों की सख्त कमी थी और इसीलिए उसके पास इलाज के ऑप्शंस भी काफी कम थे। लेकिन ग्लोरिया ने इसके बारे में किसी को भी ज्यादा नहीं बताया। वो अपनी तकलीफें अकेले ही झेलती गई। दर्द बढ़ता गया, कैंसर फैलता गया, लेकिन उसने अपने बच्चों को कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो अंदर ही अंदर हर दिन टूट रही है। 19 फरवरी 1994 शनिवार का दिन था। ग्लोरिया को पूरे दिन उल्टियां हो रही थी, सीने में दर्द था और सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। रात को उसके बॉयफ्रेंड जॉनी ने देखा कि ग्लोरिया की हालत बिगड़ रही है और उसने तुरंत 911 डायल किया। रात को 8:15 पैरामेडिक्स ग्लोरिया को रिवरसाइड जनरल हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में लाते हैं। वो होश में है लेकिन काफी मुश्किल से। उसकी आंखें खुली है लेकिन सवालों का जवाब नहीं दे पा रही। उसका दिल काफी तेजी से धड़क रहा है। डॉक्टर्स इस कंडीशन को कहते हैं टेककार्डिया, मतलब कि दिल इतने तेज धड़क रहा था कि बॉडी के लिए खून को पंप करना भी काफी मुश्किल हो रहा था। ये एक वार्निंग साइन था कि बॉडी के अंदर कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। ग्लोरिया की सांसें एक अजीब रिदम में चल रही थी। सांस लेना, फिर कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल रुक जाना, फिर अचानक से बहुत तेज सांस लेना। डॉक्टर्स इस बीमारी को जानते हैं। इसका नाम है चेन स्टोक्स रेस्पिरेशन, एक साइकिल का बार बार रिपीट होना। ये तब होता है जब ब्रेन और बॉडी के बीच का कनेक्शन टूट रहा हो और बॉडी धीरे धीरे सरेंडर कर रही हो। अब ईआर हेड डॉक्टर हम्बर्टो ओचवा ने कमांड संभाली। उनकी टीम ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया। डॉक्टर्स ने ग्लोरिया को स्टेबल करने के लिए इमरजेंसी मेडिसिन दी। उन्होंने उसकी सांसें और दिल की धड़कन को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन ग्लोरिया की हालत लगातार बिगड़ रही थी। उसका शरीर इलाज का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। डॉक्टर्स ने उसके दिल की इरेगुलर धड़कन को कंट्रोल करने की काफी कोशिश की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा और आखिर में डॉक्टर्स ने एक और कदम उठाया। ग्लोरिया को इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया, इस उम्मीद में कि उसके दिल की धड़कन को एक नॉर्मल रिदम में लाया जाए। लेकिन इस दौरान किसी ने कुछ अजीब सा नोटिस किया। ग्लोरिया की स्किन पर एक ऑयल जैसी परत नजर आ रही थी, जैसे कि उसके शरीर पर कोई चिपचिपा लिक्विड लगा हो, और फिर उसके मुंह से एक अजीब सी स्मेल आने लगी। कुछ लोगों ने उसे फ्रूटी कहा तो कुछ ने कहा कि ये स्मेल गार्लिक जैसी है। उस वक्त किसी ने भी इस बात को ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं दिया। इमरजेंसी रूम में डॉक्टर्स का पूरा ध्यान एक ही चीज पर था, ग्लोरिया की जान बचाना। अब नर्स सुसान केन आगे बढ़ी।
उनका काम सिंपल था, ग्लोरिया के ब्लड सैंपल को टेस्ट करना। उन्होंने नीडल को ग्लोरिया की बाह में डाली और सिरिंज में ब्लड भरने लगा, लेकिन फिर सुसान केन एकदम से रुक गई। उन्होंने कुछ महसूस किया। सिरिंज के आसपास से एक अजीब सी स्मेल आने लगी, काफी तेज, जो कि बिल्कुल अमोनिया जैसी थी। हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग कई तरह के स्मेल्स की आदत डाल लेते हैं, लेकिन ये स्मेल उससे काफी अलग थी। सुसान केन ने सिरिंज मेडिकल रेसिडेंट डॉक्टर जूली कोर्चिंस्की को दे दी। जूली ने सिरिंज को लाइट के सामने उठाया और ध्यान से अंदर देखा। ब्लड के अंदर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स नजर आ रहे थे, मैनिला येलो रंग के, जैसे कि कोई क्रिस्टल्स हो। वहाँ पे मौजूद मेडिकल स्टाफ ने बाद में कहा कि उन्होंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा था, लेकिन उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ मिनट्स में क्या होने वाला है। सबसे पहले नर्स सुसान केन बीमार पड़ गई। उसने कंप्लेन की कि उसके चेहरे पर जलन महसूस हो रही है। फिर उसे चक्कर आने लगे और कुछ ही पल बाद वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। अब डॉक्टर जूली कोर्चिंस्की की तबीयत भी बिगड़ने लगी। पहले उन्हें पेट में एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई, जैसे कि उल्टी होने वाली हो, और साथ ही उनका सिर भी घूमने लगा। वो ट्रीटमेंट रूम से बाहर निकली, लेकिन नर्स स्टेशन तक पहुँचते पहुँचते वो भी गिर गई। कुछ ही देर बाद रेस्पिरेटरी थेरापिस्ट मॉरिन वेल्च भी बीमार पड़ गई। फिर एक और स्टाफ मेंबर और फिर एक और। इमरजेंसी रूम में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर्स और नर्सेस समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा था। कुछ ही मिनट्स में कई मेडिकल स्टाफ्स बीमार पड़ चुके थे। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत इमरजेंसी रिस्पांस शुरू कर दिया। इमरजेंसी रूम को खाली कर दिया गया, पेशेंट्स को बाहर शिफ्ट करा गया और एरिया को आइसोलेट कर दिया गया। लेकिन अंदर एक छोटी मेडिकल टीम रुक गई। उनका काम अब भी वही था, ग्लोरिया रमिरेज की जान बचाने की कोशिश करना। करीब 45 मिनट की लगातार कोशिश के बाद रात को 8:15 पर ग्लोरिया रमिरेज को डेड डिक्लेयर कर दिया गया। ग्लोरिया सिर्फ 31 साल की थी, लेकिन ग्लोरिया की मौत के साथ यह कहानी खत्म नहीं हुई। असल में यही से वो राज शुरू हुआ जिसने पूरी मेडिकल कम्युनिटी को सालों तक उलझा कर रखा। ग्लोरिया रमिरेज की मौत के बाद भी हॉस्पिटल में अफरा तफरी खत्म नहीं हुई थी। अब सवाल ग्लोरिया की जान का नहीं था, सवाल ये था कि आखिर इमरजेंसी रूम में हुआ क्या था। उस रात करीब 11 बजे हसमत टीम हॉस्पिटल पहुंची। पूरे इमरजेंसी रूम की जांच की गई। वेंटिलेशन सिस्टम, मेडिकल इक्विपमेंट्स, दीवारें, फ्लोर, और उस चीज को चेक किया गया जहां से कोई टॉक्सिक सब्सटेंस मिल सकता था। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स को कुछ नहीं मिला, ना कोई केमिकल, ना कोई खराब इक्विपमेंट्स और ना ही कोई ऐसा सोर्स जो स्टाफ के अचानक बीमार पड़ जाने की वजह को समझा सके। और फिर मीडिया को इस कहानी की खबर लग गई। अगले ही दिन ये केस हेडलाइन बन गया। टेलीविजन रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर्स, रेडियो शोज, हर जगह एक ही नाम सुनाई देने लगा, द टॉक्सिक लेडी। 25 फरवरी 1994 ग्लोरिया की मौत के बाद डॉक्टर्स ने उसके शरीर की जांच शुरू की, लेकिन इस बार सावधानी आम केसेस से कहीं ज्यादा थी। पैथोलॉजिस्ट ने प्रोटेक्टिव सूट पहने, एग्जामिनेशन एरिया को पूरी तरह से कंट्रोल किया गया और पूरी प्रोसेस को रिकॉर्ड किया गया। खून के सैंपल्स लिए गए, टिश्यू सैंपल्स को कलेक्ट किया गया, यहाँ तक कि कास्केट के अंदर की हवा के सैंपल्स को भी एग्जामिन किया गया। इन्वेस्टिगेटर्स को उम्मीद थी कि उन्हें कोई ना कोई क्लू तो मिल ही जाएगा, कोई केमिकल, कोई टॉक्सिन, कोई ऐसा एविडेंस जो उस रात की घटना को समझा सके। लेकिन जब रिपोर्ट सामने आई तो उन्होंने एक और पहेली खड़ी कर दी। ऑफिशियल कॉज ऑफ डेथ था कार्डियक डिस्ट्रिथमिया, यानी कि दिल की धड़कन का खतरनाक तरीके से बिगड़ जाना। डॉक्टर्स के मुताबिक ये ग्लोरिया की एडवांस सर्विकल कैंसर और इससे जुड़ी कॉम्प्लिकेशंस का नतीजा था। लेकिन असली सवाल अब भी वही था, आखिर 23 मेडिकल स्टाफ मेंबर्स बीमार क्यों पड़ गए? सुसान केन और डॉक्टर जूली अचानक से जमीन पर क्यों गिर पड़े? ब्लड में नजर आने वाले वो पार्टिकल्स क्या थे? और ग्लोरिया के आसपास महसूस होने वाली वो अजीब सी स्मेल आखिर आई कहाँ से थी? इन्वेस्टिगेशंस खत्म नहीं हुई थी, बल्कि असल में अब तो वो शुरू हुई थी। अब इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए लोकल, स्टेट और फेडरल लेवल की एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और आने वाले महीनों में कई थियरीज सामने आई। लेकिन उनमें से 3 थियरीज सबसे ज्यादा डिस्कस की गई। थियरी नंबर 1, मास हिस्टेरिया। कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस ने अपने इन्वेस्टिगेशंस शुरू की। इन्वेस्टिगेटर्स ने उस रात इमरजेंसी रूम में मौजूद सभी लोगों से बात की। किसने क्या देखा, किसने क्या स्मेल किया, सिम्टम्स कब शुरू हुए, सब कुछ बिल्कुल डिटेल में रिकॉर्ड किया गया। और आखिर में उनका कंक्लूजन था मास हिस्टेरिया। इस थियरी के मुताबिक इमरजेंसी रूम में कोई टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं था। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना था कि एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कुछ लोगों ने एक्चुअल में सिम्टम्स को फील किया, जैसे कि उल्टी आना, चक्कर आना,
और फिर उन्हें देखकर बाकी के लोगों ने भी इन सिम्टम्स को सबकॉन्शियसली डेवलप कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, हम एक बस में होते हैं और किसी को अगर उल्टी करते हुए देखते हैं तो हमें भी लगता है कि शायद हमें भी ऐसा फील हो रहा है, हमें भी उल्टी जैसा फील हो रहा है। एक साइकोलॉजिकल चेन रिएक्शन, और कुछ वैसा ही बाकी के स्टाफ मेंबर के साथ भी हुआ था, ऐसा इस थियरी का मानना है। लेकिन बहुत से मेडिकल स्टाफ ने इस कंक्लूजन को रिजेक्ट कर दिया और उनमें से सबसे बड़ी आवाज थी डॉक्टर जूली गोर्चिंस्की, वही डॉक्टर जिन्होंने ग्लोरिया का ब्लड सैंपल एग्जामिन किया था। उन्होंने बाद में कहा कि मास हिस्टेरिया से हड्डियां नहीं गलती। एक्चुअल में हुआ ये था कि एक्सपोजर के बाद डॉक्टर जूली कई दिनों तक हॉस्पिटल में रही। बाद में उन्हें अवेस्कुलर नेक्रोसिस नाम की कंडीशन डेवलप हुई। इस कंडीशन में हड्डियों तक खून की सप्लाई बहुत कम या फिर बंद हो जाती है और धीरे धीरे बोन टिश्यू डैमेज होने लगता है, जैसे कि हड्डियां गल रही हो। सुसान केन और बाकी के स्टाफ मेंबर्स ने भी सीरियस फिजिकल सिम्टम्स रिपोर्ट किए। उनका कहना था कि जो भी हुआ था वो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल रिएक्शन तो नहीं हो सकता। कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई कि इफेक्टेड वर्कर्स ने इस थ्योरी के खिलाफ लीगल एक्शंस भी लिए, लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में मास हिस्टेरिया थियरी कभी पूरी तरह गायब नहीं हुई। थियरी नंबर 2, सेवर गैस थियरी। एक और पॉसिबिलिटी सामने आई। क्या प्रॉब्लम ग्लोरिया में नहीं बल्कि हॉस्पिटल से जुड़ी थी? इन्वेस्टिगेटर्स ने नोटिस किया कि रिवरसाइड जनरल हॉस्पिटल पहले भी वेंटिलेशन और प्लम्बिंग से जुड़ी इंस्पेक्शंस में इश्यूज फेस कर चुका है। इसीलिए एक थियरी सामने आई। क्या इमरजेंसी रूम में सीवर गैस लीक हुई थी? क्या किसी टॉक्सिक गैस ने स्टाफ मेंबर्स को बीमार कर दिया? इन्वेस्टिगेटर्स ने वेंटिलेशन सिस्टम और प्लम्बिंग की जांच की, लेकिन उन्हें कोई एविडेंस नहीं मिला, ना कोई एक्टिव लीक और ना ही कोई खराब सिस्टम, और धीरे धीरे ये भी थियरी कमजोर पड़ने लगी। थियरी नंबर 3, द DMSO थियरी। सबसे फेमस थियरी कुछ साल बाद सामने आई और आज भी बहुत लोग इसे सबसे कन्विंसिंग थियरी मानते हैं। ये थियरी लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी के साइंटिस्ट ने प्रपोज की थी। उन्होंने एक सवाल पूछा, क्या ग्लोरिया रमरेस अपने दर्द को कम करने के लिए कोई केमिकल का यूज कर रही थी, जैसे कि डाइमेथिल सल्फोक्साइड। DMSO एक इंडस्ट्रियल केमिकल है, लेकिन कई लोग इसे पेन रिलीफ के लिए घरेलू दवाई की तरह यूज करते थे, खासकर जॉइंट पेन और क्रोनिक पेन के केसेस में। अगर इसे स्किन पे लगाया जाए तो ये ऑब्जर्व होकर ब्लड स्ट्रीम तक जा सकता था। लिवरमोर टीम का मानना था कि शायद ग्लोरिया DMSO का यूज कर रही थी। उन्होंने इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कुछ ऑब्जर्वेशंस की तरफ इशारा किया। सबसे पहले गार्लिक जैसी स्मेल। DMSO के बारे में जाना जाता है कि ये कुछ लोगों में गार्लिक जैसी स्मेल प्रोड्यूस कर सकता है, बिल्कुल वैसी ही स्मेल जो स्टाफ मेंबर्स ने रिपोर्ट की थी। दूसरी ऑब्जर्वेशन और भी इंटरेस्टिंग थी। ग्लोरिया के सैंपल्स में इन्वेस्टिगेटर्स को डाइमेथिल सल्फोन मिला। ये DMSO से रिलेटेड एक कंपाउंड है। लिवरमोर टीम के मुताबिक ये एक इम्पोर्टेंट क्लू हो सकता था। अब आता है थियरी का सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सा। साइंटिस्ट का मानना था कि हॉस्पिटल में दिए गए ऑक्सीजन ट्रीटमेंट और इमरजेंसी कंडीशंस के दौरान DMSO कई केमिकल रिएक्शन से गुजरा होगा और इसी प्रोसेस में डाइमेथिल सल्फोन बना होगा। उनके मुताबिक जब ब्लड सैंपल बॉडी से बाहर निकाला गया और रूम टेम्परेचर में आया तो इसी कंपाउंड के कुछ पार्टिकल्स क्रिस्टल जैसी फॉर्म में नजर आए होंगे, वही पार्टिकल्स जो मेडिकल स्टाफ ने सिरिंज में देखने का दावा किया था। लेकिन थियरी यही खत्म नहीं होती। लिवरमोर साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया कि कुछ सर्कमस्टांसेस में ये कंपाउंड आगे चलकर एक और केमिकल में कन्वर्ट हो सकता था, डाइमेथिल सल्फेट। डाइमेथिल सल्फेट एक बहुत टॉक्सिक केमिकल है। इसका ज्यादा यूज काफी सीरियस लेवल के हेल्थ इश्यूज पैदा कर सकता था और लिवरमोर टीम का मानना था कि शायद यही वो केमिकल था जिसके कारण इमरजेंसी रूम के स्टाफ मेंबर्स बीमार पड़ गए। ये थियरी बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करती है। गार्लिक जैसी स्मेल, क्रिस्टल्स, स्टाफ मेंबर्स के सिम्टम्स और हस्बैंड टीम को कोई एविडेंस क्यों नहीं मिला, क्योंकि डाइमेथिल सल्फेट एनवायरमेंट में ज्यादा टाइम तक स्टेबल नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी। थियरी के पास एक्सप्लेनेशन तो था लेकिन कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं था। कोई भी इन्वेस्टिगेटर ये डायरेक्ट प्रूव नहीं कर पाया कि ग्लोरिया के शरीर में वाकई में ये पूरी केमिकल प्रोसेस हुई थी और इसी वजह से आज तक एक केस ऑफिशियली अनसॉल्व्ड माना जाता है, क्योंकि सवाल अब भी वही था कि उस रात इमरजेंसी रूम में असल में हुआ क्या था। इन्वेस्टिगेशंस जितने आगे बढ़ती गई उतने ही ज्यादा सवाल ग्लोरिया की फैमिली के पास भी थे। सबसे बड़ी बहस थी DMSO थियरी। ग्लोरिया की बहन मैगी रमिरेज गार्सिया ने इस थियरी को कभी माना ही नहीं। उनका मानना था कि ग्लोरिया ने DMSO का इस्तेमाल किया ही नहीं था। फैमिली का मानना था कि इन्वेस्टिगेटर्स के पास थियरी तो थी लेकिन इस थियरी को प्रूव करने के लिए कोई डायरेक्ट सबूत नहीं था। वक्त के साथ फैमिली और अथॉरिटीज के बीच दूरियां बढ़ती गई। ग्लोरिया के परिवार को लगता था कि इस केस में कुछ तो मिसिंग था, कुछ ऐसा जो कभी सामने नहीं आया। इसी दौरान फैमिली ने खुद से जांच भी करवाई और बाद में रिवरसाइड कंट्री के खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया। उनका आरोप था कि ग्लोरिया को सही ट्रीटमेंट नहीं मिला, लेकिन कोर्ट ने आखिरकार हॉस्पिटल और कंट्री के फेवर में ही फैसला सुनाया। केस तो खत्म हो गया लेकिन ग्लोरिया की फैमिली के लिए कुछ भी खत्म नहीं हुआ था।
19 अप्रैल 1994 ग्लोरिया रमिरेज को दफनाया गया। उसकी मौत को 2 महीने बीत चुके थे। न्यूज़ रिपोर्ट्स अब भी चल रही थी, एक्सपर्ट्स अब भी डिबेट कर रहे थे, लेकिन उस फर्नल में किसी के लिए भी ग्लोरिया द टॉक्सिक लेडी नहीं थी। वो एक माँ थी, एक बहन थी, एक बेटी थी और सबसे बढ़कर वो 2 बच्चों की पूरी दुनिया थी। उसकी 12 साल की बेटी एल्विन ने अपनी माँ के लिए एक कविता लिखी थी और उस दिन उसने वो कविता अपनी माँ को अलविदा कहने के लिए पढ़ी। इस बात को 3 दशक बीत चुके हैं, लेकिन ग्लोरिया रमिरेज का नाम आज भी मेडिकल हिस्ट्री के सबसे अजीब और कंट्रोवर्शियल मिस्ट्रीज में शामिल है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।